मिर्ज़ापुर में मुझे बोला गया था ये मुन्ना करने के लिए, दे वर कंसिडरिंग फॉर मुन्ना। ऑब्वियसली पंकज का बेटा तो नहीं लग सकता मैं। 10 महीने हुए थे मुझे मुंबई आए हुए और मैं लीड में फिल्म कर रहा था। महिमा चौधरी हीरोइन थी, अनुपम खेर साहब थे उसमें और न्यूयॉर्क में शूट है। तो मुझे तो ये दिमाग में आया कि इतना क्या टाइम लग जाता है इन लोगों को स्ट्रगल करने में यार, हो तो गया। बस वो 10 महीने ऐसे चढ़े मेरे सिर पे। पिटाई विटाई होती थी बचपन में? मुझे लगता है मैं शरारती हूँ, इसीलिए ठीक ठाक एक्टर भी हूँ। सीधे लोग कहाँ मतलब अच्छा काम कर पाएंगे एक्टिंग में, थोड़ा होना चाहिए गुण अंदर। कि साउथ इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग अरशद के खिलाफ ट्वीट पोस्ट वगैरह, उस पे कुछ रिएक्शन? ये छोटी छोटी बातों को पकड़ के आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट करके ये सब हंगामा अगर मच रहा है, ऐसा थोड़ी ना होता है यार। उन्होंने थोड़ी ना ऐसा बोला कि क्योंकि वो साउथ फिल्म इंडस्ट्री में इसलिए वो जोकर है यार। अरशद वारसी बहुत ही बेबाक हरपन मौला उस टाइप के आदमी है। एपीएस आंध्र पब्लिक स्कूल और बहुत छोटा था मैं तब, और 1-2 साल के लिए बाहर रहा। एक दिन मेरे पिताजी आए मिलने के लिए कानपुर से, तो जा रहे थे जब वापस, तो वी बोथ ब्रोक डाउन। और वो कभी नहीं भूल सकता मैं। खून के साथ इमोशन होता है वो अलग ही होता है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड बबल और मेरा नाम है अविनाश पाल। आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनका अंदाज है कमाल, एक्टिंग है धमाल और ऑन स्क्रीन प्रेजेंस है भौकाल। मेरे साथ मौजूद है अमित सियाल। ऐसा इंट्रोडक्शन तो किसी ने नहीं दिया आज तक, है ना? थैंक यू। आपसे मिलने का मौका मिला, आपके बारे में बात ना हो, अच्छी इंट्रोडक्शन अच्छा ना हो तो क्या फायदा। अरे भाई थैंक यू। तिकड़म आ रही है, ट्रेलर देखा और मेरे लिटरली आंखों में आंसू थे। अभी आपकी एक टीम के शख्स से बात हो रही थी, उन्होंने मेरे को बोला कि कोशिश करना कि फिल्म देखते हुए आंसू ना आए। आई थिंक कुछ कुछ फिल्में होती हैं, कुछ काम होते हैं जिंदगी में जो हो जाते हैं और उसके अंदर जादू हो जाता है। नो आई थिंक बट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कंसेप्शन ओनली, जब ये फिल्म ऑफर हुई थी मुझे, तो मतलब मैं तो पढ़ के रोने लग गया था, एंड बहुत समय से इस तरीके की फिल्म आई नहीं है, और मतलब बनती भी नहीं है हमारे यहाँ पे। थोड़ा प्रोत्साहन भी कम दिया जाता है इस तरीके की फिल्मों को। जैसे तैसे करके बना ली इन लोगों ने, और बहुत अच्छी फिल्म है। बहुत मतलब मैं कभी प्राउड इस तरीके की बातें करता नहीं हूँ, बट आई एम रियली प्राउड ऑफ दिस फिल्म, रियली प्राउड ऑफ दिस फिल्म। वेरी वेरी इमोशनल, वेरी येट वेरी सिंपल, वेरी एंटरटेनिंग। मुझे लगता है कि ये फिल्म लोगों के दिलों में कुछ करेगी, जादू। आपने बोला स्क्रिप्ट पढ़ते हुए आंसू आ गए थे, जब शूट कर रहे थे कोई ऐसा एक सीन रहा जो बोलते ना दिल को छू जाने वाला रहा, पढ़ते हुए करते हुए? एक नहीं है, बहुत सारे सीन हैं, लेकिन एक जो कि जिसने मुझे भी अंदर से एकदम झंझोड़ दिया था। हुआ क्या कि हम लोग 30-35 दिन साथ में रहे। एक छोटा सा टाउन है कुरुपा ताल, नैनीताल से 15-20 मिनट दूर है, और बहुत ही सुंदर, मतलब स्वर्ग लोक टाइप का एक्सपीरियंस हुआ वहाँ पे। मौसम भी बहुत अच्छा था, कभी बादल थे, कभी धूप थी, छोटी हल्की फुल्की बरसात थी। वहाँ के लोग, तो वो सारा जो लोकेशन था, लोकेल था, वो भी कैरेक्टर बन गया फिल्म के अंदर। क्या है, वो सब हम लोग जो मिलजुल के रहे ना ऐसी जगह पे, तो कुछ बहुत ही अच्छे रिश्ते बन गए आपस में। तो जो बच्चे हैं मेरे फिल्म में, जो बच्चे बने हैं, वो मुझे एक्चुअली फील होने लग गया कि मेरे बच्चे हैं। और होपफुली उनको भी लगा कि मैं उनका बाप हूँ लेकिन बट वो दिखता है, वो दिखेगा आपको। तो ऐसा ही एक सीन था कि एक जो ट्रेलर में भी है कि, और अभी एक गाना भी रिलीज हुआ है, लोरी जो रिलीज हुई है, उसमें भी दिखाया है वो कि मुझे इवेंचुअली अब घर छोड़ के जाना है, बड़े शहर में नौकरी करने। कभी गया नहीं हूँ परिवार को छोड़ कर, और बच्ची जो है वो, मैं सामान पैक कर रहा हूँ तो वो सामान सूटकेस से निकाल के वापस अलमारी में रखती है, और 2-3 बार टू एंड फ्रो होता है, देन वी बोथ ब्रेक डाउन। बहुत ही प्यारा सीन था वो, बहुत ही प्यारा। हकीकत में जैसे फिल्म में दिखाया गया है, एक पिता की कोशिश कि वो बच्चों को हैप्पीनेस भी देना चाह रहा है, दूर इस वजह से जाना चाह रहा है, दिल में वो बोझ भी है लेकिन खुशी भी है कि उनके लिए ही कर रहा हूँ। हकीकत में कभी कुछ ऐसा हुआ आपके अपने पापा के साथ, या बतौर आपकी लाइफ में ऐसा कुछ? यार मुझे लगता है कि हम सबकी लाइफ में कभी ना कभी ये हुआ होगा। आई थिंक वही एक बहुत बड़ा यूएसपी है इस फिल्म का, ऑडियंसेस को दिखाने में भी, और हम सब के लिए इस तरीके की फिल्म को बनाने के लिए भी, कि बहुत ही रिलेटेबल है ये फिल्म। जिस तरीके का इमोशन है इसके अंदर और कहानी है, वो
हम सब जो भी आए हैं छोटे शहरों से, मुंबई में काम करने आए लोग जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, गांव कस्बे छोड़ के, उन सब की कहानी है ये। और होता ही है, मतलब मुझे याद है कि बचपन में मुझे भेज दिया गया था पढ़ने कानपुर से APS आर्मी पब्लिक स्कूल, और बहुत छोटा था मैं तब, और 1-2 साल के लिए बाहर रहा, तो नहीं रह पाया, मतलब माँ बाप के बगैर, इतना छोटा, मतलब बच्चा रह नहीं सकता। और एक दिन मेरे पिताजी आए वेकेशंस में मिलने के लिए कानपुर से, तो कुछ जैसे बाप आता है बच्चे से मिलने, तो गिफ्ट वगैरह ये लेके मुझे घुमाने लेके गए। तो वो जा रहे थे जब वापस, तो ऐसा नहीं कि मैं जहाँ पे रह रहा था वहाँ पे कोई, मतलब मुझे मारा पीटा जा रहा था, मैं सुखी नहीं था, बट वो जो एक जो खून के साथ इमोशन होता है वो अलग ही होता है। तो वी बोथ ब्रोक डाउन, और वो कभी नहीं भूल सकता मैं वो। आई थिंक कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली जो सीन मैंने आपको पहले बताया वो जहन में था जब हम लोग फिल्म में काम करने की कोशिश करते हैं। हाँ, वो सब रहता है पीछे, वो आ जाता है फिर बाद में जब काम में लाना हो तो बहुत इमोशनल था वो पिताजी का जाना। और जाया नहीं जा रहा था उनसे, फिर इवेंचुअली मुझे फिर घर वालों ने, माँ बाप ने बुला लिया वापस कानपुर कि आई मीन ही इज टू यंग टू स्टे अवे फ्रॉम अस। और बचपन कैसा रहा उसके बाद जब वहां गए, APS से वापस आए, फिर कानपुर ही रहे? फिर स्कूलिंग मेरी कानपुर में हुई। कानपुर से बाहर निकला क्योंकि माता जी को लगा कि ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज नहीं है यहाँ पे, तो मेरा ननिहाल दिल्ली में था, तो दिल्ली चला गया। ये कब की बात है लगभग? ये मैं कानपुर से आई थिंक मूव आउट कर गया था 93 में। और 93 से 97 तक, मतलब बिगिनिंग ऑफ 97 तक दिल्ली में कॉलेज और थिएटर बैरी के साथ किया, और फिर चला गया मेलबर्न। पापा मम्मी ने फंसा लिया, डरा दिया मुझे, मैं तो एक्टिंग को लेके तभी सीरियस हो गया था बहुत। तो उन्होंने बोला कि यार ये तो कुछ अपॉर्चुनिटी है नहीं इसमें ऐसी, उस समय एक्चुअली में बात भी यही थी कि नहीं थी, बहुत कम लोग कुछ बन पाते थे, इतने एवेन्यूज भी नहीं थे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, फॉल बैक प्लान के लिए फिर आप मुझे ये सब पढ़ाई लिखाई मत करो ना, टेस्ट वेस्ट एंट्रेंस टेस्ट करो, ये करो वो करो ना, GMAT वगैरह जो सब होते हैं। मैंने कहा आप मुझे भेज दो ऑस्ट्रेलिया, मैं आप पहला सेमेस्टर के पैसे दो, बाकी मैं कर लूँगा कुछ जुगाड़। तो मैं बीच में जो है बहुत कुछ 7-8 साल के लिए ना जुदा हो गया था एक्टिंग से, बट वो जो एक फील था इस काम का, वो कभी जा नहीं रहा था अंदर से। तो मैं बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर रहा था, प्रोफेशन, ये वो ऑक्यूपेशन, बहुत सारे काम किए, बर्तन मांजना, वेटरी, टैक्सी चलाना, वो तो सब करते हैं पार्ट टाइम, बट कहीं पे भी चित नहीं लग रहा था। और मैं वापस जब आया ऑस्ट्रेलिया से, तब मेरा एक पुराना दोस्त मिला थिएटर के दिन का, और वो अभी भी परस्यू कर रहा था क्रिएटिव आर्ट्स। मैंने कहा यार ये होती है डेडिकेशन, वो छोड़ा नहीं इसने। और फिर मैं उससे मिलता रहा, वो कुछ कर रहा था अपना काम, प्रोडक्शन कर रहा था कुछ थिएटर का, तो उसने बोला कि तू आ जाया कर ऑफिस के बाद, पास में ऑफिस था मेरा, आप दिल्ली जानते हो? हाँ हाँ। हाँ, तो बंगाली मार्केट में काम करता था, और गार्गी चला जाता था शाम को ना रिहर्सल करने। तो वो करते 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 फिर ऐसा एहसास हुआ कि जिस भी वजह से जो रीजन था जिसकी वजह से खुशी नहीं मिल रही थी किसी और काम में, वो इसी वजह से नहीं मिल रही थी क्योंकि मैं जो मेरा पाथ है उस पर नहीं हूँ। और फिर सब छोड़ छाड़ के एक्टिंग शुरू कर दिया वापस, कि अब भूखा मरूंगा लेकिन करूंगा यही। आपने जो चीज बताई उसमें दो चीजें पूछूंगा। पहले तो कि आपने बड़े आराम से दी कि ठीक है घर वालों को बोल दिया ऑस्ट्रेलिया भेज दो मेरे को, एक सेमेस्टर की फीस दे दो, बाकी मैं जुगाड़ लूंगा। इतना आराम से नहीं हुआ था। हाँ, मैं वही थोड़ा बताने के चक्कर में कि ज्यादा लंबी ना हो जाए पास्ट कहानी, इसलिए जल्दी बता दिया मैंने। उसमें भी करने पड़े थे नाटक काफी। बताइए ना क्या नाटक थे? नाटक क्या होता है यार, माँ बाप को इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं हम लोग, और क्या होता है। तो थोड़ा रोना धोना की मतलब दुहाइयां देना, हाँ मतलब जो भी तब पैंतरे होते हैं इमोशनली ब्लैकमेल करने में, रोने से ही पसीज जाते माँ बाप यार। तो मैं रोना धोना चालू कर दिया कि यार मतलब मैं कुछ करना चाहता हूँ और आप करने नहीं दे रहे हैं, और ये सब फलाना ढिमकाना। तो उन्होंने बोला चलो भाई जाओ तुम करो। और तो जैसे हम लोग बच्चे सब तंग करते हैं ना माँ बाप को। पिटाई विटाई होती थी बचपन में? शरारती थे, पढ़ाकू टाइप्स थे, कैसे थे? जितना मेरी माँ मुझे बताती है, शुरू शुरू में तो बोलती तू बड़ा अच्छा था, सीधा साधा सा था, डिसिप्लिन था, बचपन में पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा था। कुछ 7वीं तक
7वीं 8वीं तक अच्छा था मैं। उसके बाद मुझे ये सब नाटक वाटक करने का शौक लग गया स्कूल में ही। बड़े मजे आने लग गए उसमें यार, है ना। और वो कुछ बत्ती जल गई थी उसी टाइम पे कि यार ये सबसे अच्छा करता हूँ मैं। करमेट सब कुछ ठीक ठाक लेता था, बट ड्रामेटिक्स में जब एंट्री मारी ना तो मुझे ऐसा लगा कि सब कुछ से अच्छा ये है मेरे लिए, और तो करते 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 फिर तो पढ़ाई से रुझान ही खत्म हो गया मुझे। ऐसा नहीं कि फेल वेल हो रहा था, मतलब पास वास हो जाता था अच्छे नंबरों से, बट वो जब दिल्ली गया ना तब मुझे लगा कि अब ये मेरा मतलब मन ही नहीं लग रहा है। और मुझे लगता है कि मुझे थोड़ी इतनी अकल भी नहीं थी, कि बीकॉम ऑनर्स क्यों करना है, कुछ ऐसा आसान सा करते जो तुम्हारे एक्टिंग में तुम्हारी मदद करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब दोस्त बने तो मुझे लगा इंग्लिश ऑनर्स करना चाहिए था, तो थोड़ा लिटरेचर पढ़ता और ये सब करता वो सब करता। तो बैरी के साथ भी इंग्लिश थिएटर ही कर रहा था, तो उसमें हेल्प होती है उसकी। और एक थोड़ी नई दुनिया, इंग्लिश मीडियम में पढ़े लिखे हैं हम सब यार, लेकिन बोलता कोई नहीं बोलते इंग्लिश, हिंदी है है। ना। हाँ। तो वो बोलने में तो प्रॉब्लम थी। वो सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुई जब मेलबर्न गया मैं, कि अब वहां तो बोलना ही पड़ेगा। और शरारती था यार, मतलब मुझे लगता है मैं शरारती हूँ इसीलिए ठीक ठाक एक्टर भी हूँ। सीधे लोग कहाँ मतलब अच्छा काम कर पाएंगे एक्टिंग में, थोड़ा होना चाहिए गुण अंदर। जैसे कानपुर की लाइफ थी, बहुत एग्रेसिव सिटी थी उस टाइम पे, अभी भी बहुत एग्रेसिव सिटी है। और कमाल की बात यह है कि बड़े बड़े आपको ना लिटरेचर लिखने पढ़ने वाले भी मिल जाएंगे वहाँ पे, बड़े बड़े आपको कलाकार भी मिल जाएंगे, लेकिन वो उनके अंदर एक बकैती भी मिलेगी, क्योंकि वो आई थिंक वो सर्वाइवल का इशू था वो, कि आप जिस जगह पे रह रहे हो तो आप वैसे ही होने लग जाते हो। तो वो बहुत बेसिक सी रिक्वायरमेंट थी ऐसे शहर में रहने की, कि आप ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो, भी सब हो आप। आई थिंक दैट ऑल्सो रियली हेल्प मी विद माई एक्टिंग ग्राफ। शरारती रहा, फिर मुझे शरारती ज्यादा हो गया था मैं, और थोड़ा गलत संगत वंगत में पड़ गया था, तो ही मेरी माता जी थोड़ी परेशान हुई कि इसको भेज देती हूँ यहाँ से, वरना लड़का जो है हाथ से निकल जाएगा, इसको भेजो। दिल्ली गया तो यार दिल्ली में एक अलग ही लाइफ थी। ये लगा जब दिल्ली गए कि यार मैं तो बड़े छोटे शहर का हूँ वो। नहीं नहीं, देखो जैसे ये मैं ऐसा कभी नहीं लगा, मैं समझ रहा हाँ। हूँ आप कहाँ जा रहे हो। वो ऐसा कभी नहीं लगा, क्योंकि ननिहाल था दिल्ली में, हम्म। मतलब साल में 2-3 महीने तो दिल्ली में रहते ही थे। हाँ अच्छा। क्योंकि मैं कानपुर के पास ही एक जगह है झांसी, हाँ मैं हाँ। वहां का हूँ। अरे भाई मेरे तो बहुत रिश्तेदार हैं हाँ, झांसी में। हाँ, अब मैं जब वहां से दिल्ली गया, मुंबई आया, मेरे को बड़ा लगता था कि यार ये लोग बड़े शहर के लोग हैं। झांसी तो बहुत हाँ, हो शराफत गया भरा है। शहर है वो, हाँ, तब भी बहुत शराफत भरा था, अच्छा। अब हो गया है हाँ। काफी। और मतलब उस टाइम के कानपुर के हिसाब से तो झांसी मतलब बहुत छोट हाँ, बहुत बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। प्यारा सा मासूम सा हाँ, शहर था वो। नहीं ये कभी नहीं लगा, लेकिन क्या होता है ना कि विजिट करना किसी जगह को और वहां पे हाँ, रहने में रहना बहुत फर्क होता है। फ़र्क है। और जैसे कि मुंबई कोई घूमने आता है तो बड़ा अच्छा लगता होगा, लेकिन यहाँ पे रहने में जो नानी जो है याद आ जाती है तो हाँ, ऐसा कभी कुछ ऐसा मुझे कभी दिल्ली एलियन नहीं लगा, अगर आप वो पूछ रहे हो मुझसे। लेकिन जो जिस कल्चर से रूबरू हुआ था मैं, थिएटर के, इंग्लिश थिएटर के, वो जरूर एलियन था। मुझे वो पहला दिन याद है अपना, जब गार्गी कॉलेज में पहली बार ऑडिशन देने गया था। मैं, 250-300 बच्चे थे अपनी उम्र के, थोड़े बड़े भी मुझसे, और सब अंग्रेज, है ना। और अपने को तो मतलब समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या कैसे बात करें इनसे, क्या मतलब कमाल कमाल की सुंदर लड़कियां, दिल्ली की जैसी लड़कियां होती हैं, तो वो तो कानपुर में कभी देखने को इतना कुछ मिलता नहीं था भाई। और उम्र एकदम अप्रोप्रिएट थी, कि थोड़ी दोस्ती वोस्ती करी जाए। टू माई वेरी अटर सरप्राइज, दे वर ऑल वेरी गुड पीपल दैट आई मेट यार। और कभी ऐसा फील ही नहीं होने दिया कि चल तू हिंदी बोलता है हम इंग्लिश बोलते हैं, ये सब। हाँ, ये सब थोड़ा मुझे लगता है कि फिल्मी विल्मी ज्ञान में ज़्यादा होता है, या इक्का दुक्का कोई ऐसा निकल जाता है, वरना। और मे बी बिकॉज दे वर ऑल्सो कल्चरली, मतलब थिएट्रिकली इंक्लाइंड, तो थोड़ा आर्टिस्ट में इस टाइप की भावनाएं थोड़ी कम होती हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल पीपल। तो बहुत बहुत मज़ा आया वहाँ पे। कुछ 3-4 महीने रिहर्सल चला, सबने अपना अपना काम किया। फिर मैं उनके साथ एसोसिएटेड ही रहा, भले ही एक्टिंग भी नहीं कर पा रहा हूँ, तो बहुत सारे स्टेज की अलग अलग चीज़ें एक्सपीरियंस करी, लाइट साउंड, और एवरीथिंग, स्टेज डिज़ाइन, सेट डिज़ाइन। तो बहुत ही ल्यूक्रेटिव और एजुकेशनल टाइम्स थे वो मेरे लिए। फिर उसके बाद फिर वो मैंने जैसे इमोशनली ब्लैकमेल किया था दिल्ली आने का, वैसे ही मेरे माँ बाप ने कर दिया कि अभी तो पढ़ाई कर, ये सब एक्टिंग एक्टिंग छोड़। तब मैं ऑस्ट्रेलिया गया। ऑस्ट्रेलिया गए। मेरी हाल ही में अभिषेक बनर्जी एक्टर और कास्टिंग डायरेक्टर हैं, उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने एक चीज़ बोली, वो हम लोग हॉलीवुड की कास्टिंग प्रोसेस और चीज़ों पे बात कर रहे थे।
तो उन्होंने बोला कि अविनाश, बाहर का जो प्रोसेस है बहुत अलग है, वहां पे जाके लोग और जॉब्स करने में झिझकते नहीं हैं, जैसे आपने भी बताया, आपने भी की है। लेकिन मुंबई में या इंडिया में इंसान खुद को राजा मान के बैठता है, मैं क्यों करूं ये सब, मैं तो एक्टर बनने आया हूँ। आपको कभी ये चीज महसूस हुई? हालांकि उस वक्त आप एक्टिंग से है दूर थे, है आपने अभी है बोला। भाई, यहाँ प्रॉब्लम है। और यहाँ पे आई थिंक चेंज हो रहा है वो, अभी अभी चेंज हो रहा है। और वो इसलिए चेंज हो रहा है क्योंकि अगर आप बाहर जाते हो ना, कोई भी और जॉब करोगे, जैसे मैंने कितने कितने किए, तो उसमें झिझक शर्म की बात नहीं है, मेरे लिए तो नहीं थी। उसमें ये था कि योर टाइम्स वर्थ तो मिल रहा है ना तुम्हें, कि कम से कम तुम क्यों कर रहे हो जॉब, जीवन यापन के लिए कर रहे हो ना। अब यहाँ तो यार तनख्वाहें देख रहे हो तुम क्या होती है। रेस्टोरेंट में अगर तुम्हें काम करना है, एक वेटर से जाके आप पूछो क्या तनख्वाह होती है, उसमें क्या करोगे, आप खाओगे कि किराया दोगे। तो यहाँ पे वो भी प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो अभी मैं कितने सारे लोगों को देखता हूँ जो ओला चलाते हैं या उबर चलाते हैं, अच्छा कर रहे हैं लाइफ में, बाकी भी काम कर रहे हैं, अपना कुछ बिजनेस भी चला रहे हैं साथ में। तो वो एवेन्यूज भी मिलेंगे तो अपने आप वो झिझक शर्म खत्म होने लगती है यार। और वो वहाँ का कल्चर तो, वहाँ तो 16 साल 15 साल के बच्चे को माँ बाप बोल देते हैं कि जाओ भाई, अपनी अपनी पॉकेट मनी खुद कमाओ, यू नो और इसलिए नहीं कि वो प्रोवाइड नहीं कर सकते उनको, इसलिए नहीं कह रहे हैं, वो इसलिए कह रहे हैं कि पैसे की वैल्यू समझ में आएगी। हम लोग को इसलिए भी अपने माँ बाप से ज़्यादा नखरे कर करके ना पैसे की वैल्यू नहीं समझ में आती है। बहुत बहुत टाइम लगता है हमको समझने में, अनलेस एंड क्योंकि अनलेस अंटिल कि आप मतलब बिल्कुल ही हैंड टू माउथ हो। हैंड टू माउथ एग्जिस्टेंस हमारा भी रहा है, बट कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी बात की खाने की कमी होने लग गई हो। ऐसा नहीं, हम महलों में रह रहे थे, गाड़ियों में घूम रहे थे, बड़ी बड़ी नॉर्मल थी जिंदगी एकदम, कभी कभी बिलो नॉर्मल भी चली जाती थी, बट मिल रहा था ना, सब मिल रहा था। तो अभी आपको उसकी वैल्यू बिल्कुल नहीं समझ में आएगी जब तक कि आप खुद उसको अचीव करने की कोशिश करोगे। तो ये मुझे लगता है ये प्रॉब्लम है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये बदल जाएगा अभी, जनरेशन एक आध जनरेशन के और बाद आप देखना यही सब होगा। कानपुर से शुरुआत, दिल्ली, दिल्ली से ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से वापस दिल्ली, फिर आए मुंबई। मुंबई का सिनेमाई सफर कैसे शुरू हुआ, पहली फिल्म कैसे मिली? मैं गया था ऑस्ट्रेलिया से दिल्ली गया वापस, फिर सोचा दिल्ली में कुछ जॉब करूँगा। फिर ऐसा मन में आया ख्याल कि नहीं यार, पिताजी के साथ काम करूँगा, बिजनेस करूँगा, क्योंकि किस चीज का बिजनेस था पापा का? हमारा तो था लेदर शूज का। अच्छा। बट वो तो सब बंद हो गया था क्योंकि हम दोनों ही भाई इंटरेस्टेड ही नहीं थे वो। एक तो वहाँ बिजनेस में एक्चुअली ऐसा नहीं था कि इंटरेस्ट नहीं था, वो कानपुर में रहने का मन नहीं था, थोड़ा और दुनिया देखने का मन था, तो वो तो हो ही नहीं सकता था। तो धीरे धीरे वो बंद हो गया वो। फिर मुझे लगा कि मैं जाऊँगा अपने पापा के साथ, जो है ना, कभी हार्ट टू हार्ट बनी नहीं है अपनी। तो विदेश में रह के आया ना, तो सब समझ में आया कि ये सब बनाना ज़रूरी है। तो गया मैं, और हम लोगों ने दोनों ने काम भी किया 1 डेढ़ साल साथ में, कुछ FMCG का, डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह, इलेक्ट्रिकल गुड्स ये सब। और फिर एक बार फिर समझ में आया कि अपना दोनों का बिजनेस वाला जो दिमाग है ना, मेरा उधर जा रहा है, इनका इधर जा रहा है, तो नहीं हो पाएगा भाई, अपना कुछ इंडिपेंडेंट करना पड़ेगा। फिर मैं दिल्ली गया, फिर जॉब करी मैं। और क्या जॉब थी, क्या कर रहे थे? मैं था ये जो अभी प्ले स्कूल्स जो है ना, इतने प्रेवलेंट हो गए ना हर जगह, तब बहुत ही नया कॉन्सेप्ट था। तो मैं एक कंपनी के लिए काम कर रहा था, मेरे मौसा जी की कंपनी थी, और फ्रेंचाइज करना चाहते थे प्ले स्कूल। तो उनके ऑलरेडी 2-3 रन कर रहे थे दिल्ली में। तो हम लोग ने जा जाके पंजाब में, गुजरात में, मेरठ में, थोड़ा शहर से बाहर भी दिल्ली के, तो हम लोगों ने काफ़ी सारी ब्रांचेस फ्रेंचाइज। तो उसमें मज़ा आ रहा था मुझे, क्योंकि वो उसका बिजनेस साइड का मैं देख रहा था, और बहुत ही नया मॉडल था, और फ्रेंचाइजिंग इतना प्रेवलेंट भी नहीं था इंडिया में तब। तो वो सब कर रहा था। फिर वो मिल गया मेरा दोस्त थिएटर वाला तो खत्म हो गया फ्रेंचाइजिंग छोड़ दिया मैंने जाके नौकरी। फिर मैंने खोला टेक अवे एक प्रीत विहार में, कि थोड़ा साइड बिजनेस करूंगा, थिएटर करूंगा, अपना टेक अवे चलाऊंगा, और खाने वाने का तो मिल ही जाएगा। फिर आया एक दिन फोन रणदीप हुड्डा जी का, जो कि मेरे वहीं से दोस्त थे, मेलबर्न से ना, मेलबर्न से। ऑस्ट्रेलिया। हाँ। हाँ, तो अभी तो कम से कम हमारे 28-29 साल हो गए दोस्ती में। हाँ। तो वो उसने बहुत ही बढ़िया एंट्री मार दी थी तब तक फिल्मों में, और रामू जी उसको लॉन्च करने वाले थे। तो वो डी कर रहा था फिल्म पहली अपनी, तो उसने बोला कि अमित आजा, और इसमें अच्छे अच्छे रोल्स हैं,
और कहीं ना कहीं तो फिट हो ही जाएगा, ऑडिशन दे दे आप। मैं कहा यार अभी तो 5 महीने हुए हैं मुझे, ये तो रेस्टोरेंट खोले हुए, ऐसे कैसे छोड़ के आ जाऊंगा। तो उसने मारा एक डायलॉग, बोला कि देख ले भाई हाउ बैडली यू नीड इट। मैंने सोचा भाई बैडली नीड तो चल रही है, ये तो करना ही है लाइफ में। हाँ। आया मैं, फिर 1 डेढ़ महीना रहा यहाँ पे। उन्हीं क्या रणदीप के साथ। हाँ, और बात कुछ बड़ी नहीं आगे, मतलब मेरी नहीं, फिल्म की थोड़ी नहीं बढ़ रही थी, कि अभी जा रहे हैं फ्लोर पे, कभी जा रहे हैं, कि मैं हूँ फिल्म में कि नहीं। तो फिर मैंने कहा यार ऐसे तो छोड़ के काम तो नहीं बैठ सकते, फिर मैं वापस चला गया। मैं वापस गया, फिर वो अपनी ज़िंदगी में चला गया 1 2 महीने और। अब ये मुंबई चख लिया मैंने, वहाँ मन ही नहीं लग रहा है। और क्योंकि वो 1 डेढ़ महीने इतने ब्यूटीफुल निकले, कभी इससे मिलना, कभी उससे मिलना, सारा टाइम जो है वो क्रिएटिविटी की बातें हो रही हैं, कंप्लीटली माय वर्ल्ड, द वर्ल्ड दैट आई मतलब चाह रहे वांटेड, थे वो। हाँ, द वर्ल्ड दैट आई वांटेड टू बी अ हाँ। पार्ट ऑफ। और फिर मैं आ गया वापस बोरिया बिस्तरा संभाल के। फिर आके अपने मेरे कोई दोस्त था, यहाँ रहता था 4 बंगला म्हाडा वाली चाल में, वहाँ शिफ्ट हुआ, 2 3 महीने वहाँ रहा। फिर हम लोग मालाड चले गए। फिर एक दिन कुछ तो फोन आया मुझे, तनुजा चंद्रा आपको ऑडिशन करना चाहती हैं एक फिल्म के लिए। और मुझे पता चला कि रणदीप को ही वो फिल्म ऑफर होने वाली होगी या हुई थी, ऐसा कुछ। उसने मुझे रेकमेंड किया क्योंकि वो कर नहीं पा रहा था। मैंने जाके ऑडिशन किया और हो गया यार उसमें। तो 10 महीने हुए थे मुझे मुंबई आए हुए, और मैं लीड में फिल्म कर रहा था। महिमा चौधरी हीरोइन थी, अनुपम खेर साहब थे मिल गया उसमें, काम। और न्यूयॉर्क में शूट है। तो हाँ। मुझे तो ये दिमाग में आया कि इतना क्या टाइम लग जाता है इन लोगों को स्ट्रगल करने में, यार हो तो गया। कौन है वो लोग जिन्हें काम नहीं मिल रहा है? मेरे 10 महीने में मिल गया। बस वो 10 महीने ऐसे चढ़े मेरे सिर पे हाँ। कि वहां तो मतलब आप टैलेंट हो ना। 40 दिन तक न्यूयॉर्क में पिताजी को फोन करके बताया तो कहते हैं कि मैं नहीं मानता, जब न्यूयॉर्क से फोन न्यूयॉर्क से फोन करेगा तब मानूंगा। तो वहां पे मतलब टैलेंट ये, टैलेंट वो, टैलेंट इज इन द कार, टैलेंट इज इन द हाउस, टैलेंट इज ऑन द सेट, मतलब ये वो फलाना ढिमकाना, लग गई बुरी आदतें। वापस आया मैं अपने सब कर करा के मलाड के अपने घर में, तो अब ऐसा अच्छा लगा नहीं कि लग ये रहा। मतलब कोई हमें जानता ही नहीं है यार, कुछ कोई औकात ही नहीं है, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, ये वो। फिर मैंने थोड़ा क्या, मुझे लगा कि यार 1 डेढ़ साल में, मैक्सिमम 1 डेढ़ साल में रिलीज हो जाएगी फिल्म। वो किसी कारण से नहीं हो पा रही थी, क्योंकि वो भी बहुत नीश फिल्म थी वो। उसको लग गए 4 साल रिलीज होने में। नाम क्या था? होप एंड अ लिटिल शुगर। अच्छा। 4 साल लग गए, 2004 में शूटिंग खत्म हो गया, 2008 में रिलीज हुई, 3.5 साल मान लो आप। तो तब तक तो मैं मतलब आए दाएं बाएं सब मना कर चुका था कि नहीं नहीं नहीं, ये सब छोटा मोटा नहीं करता हूँ, मैं लीड करूंगा, ये फलाना ढिमकाना है अभी। जो भी छोटा मोटे कभी कभी फोन आ जाया करते थे काम के, वो भी आने वो बंद भी हो बंद गए। हो गए। हुआ, रिग्रेट हुआ, बट मैं ज्यादा ये सब पालता नहीं हूँ। फिर मैंने कहा अभी फिर से बैक टू स्क्वायर वन, फिर से चालू कर काम। तो फिर वही थिएटर वेटर तो वो सब जो करते हैं यार, वही कर रहा था मैं भी, कि किसी तरह से सरवाइव करो यहाँ पे, और अपनी गलतियों से सीखते रहो। तो मैं तो अभी भी सीख ही रहा हूँ, गलतियां तो इतनी कर देता हूँ मैं अभी भी कि क्या बताऊँ। बताओ बताओ गलतियां बताओ। अरे बहुत है यार, मतलब एक डैनी बॉल आए थे स्लम डॉग मिलियनेयर लेके, मिला भी उनसे, पिक्चर करने वाला था वो। तो जिसके लिए ऑडिशन हुआ था उन्होंने बोला कि इसके लिए तुम थोड़ा सा उम्र में बड़े लग रहे हो। उन्होंने बड़ी कमाल की बात बोली थी उन्होंने। मैंने बोला कि अरे मैं तो डेस्परेट था ना, मैंने कहा सर सर मैं पतला वतला हो जाऊंगा, सब हो जाएगा, छोटा लगूंगा उम्र में, बिल्कुल चिंता मत करिए। आप कह रहे हो नहीं हमें, वो तो तू कर लेगा मुझे मालूम है, लेकिन इसका क्या करेगा, जो मेच्योरिटी है तेरे अंदर इतने साल वाली, तो इसको कम करने की जब तू एक्टिंग करेगा ना, तो तू एक्टिंग ही कर रहा होगा फिर वो। कौन सा रोल था उसमें जो मिला था? उसमें वो जो भाई नहीं था बड़ा, हाँ। उसका देव पटेल के कैरेक्टर का, हाँ। सलीम शायद नाम था उसका नाम हाँ कैरेक्टर। मुझे भी याद नहीं, हाँ बट हाँ कैरेक्टर समझा। हाँ, तो वो फिर मैसेज आया मुझे कि अब आएगी तुझे हंसी। फिर मुझे मैसेज आया कि वो जो पुलिस वाला है ना, जो हाँ इंटेरोगेट करता है, हाँ हाँ। जो बाद में इरफान भाई ने किया था, कि वो करोगे क्या। तो वो ना बहुत उसका, मुझे उसका इम्पोर्टेंस ही नहीं समझ में आया स्क्रिप्ट में, इतनी शायद अकल नहीं थी उस टाइम पे कि, और मुझे लगा कि यार ये तो कुछ है ही नहीं, तो बस क्वेश्चन पूछता है जिसमें करूंगा क्या मैं। उन्होंने 1 2 बार बोला भी मुझे कि करो 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 करो, और डैनी बॉयल मतलब मैं फैन हूँ उस आदमी का सालों से, नहीं किया बेवकूफ़ी में। और फिर इरफान भाई ने किया वो।
और मैंने देखा तो इरफान भाई मैजिक कर रहे थे उसके अंदर। तो ये ऐसी बहुत सारी चीजें करता रहता हूँ, बट ठीक है, मुझे लगता है कि वो जो नहीं होता है वो अच्छे के लिए होता है, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। मे बी आई वॉज नॉट मेड फॉर इट, और मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर इट, और स्पिरिचुअली रेडी फॉर इट, वट एवर, बट ठीक है, अभी कर ही रहे हैं यार, कर लेंगे, मर थोड़ी ना गए। अच्छा, मिर्जापुर कैसे मिला? मिर्जापुर मिला इनसाइड एज की वजह से। इनसाइड एज गुरु जो है गुरमीत, मुझे और गुरमीत मुझे पहले से जानता था, काफी पहले से, और करण अंशुमन भी मुझे जानते थे, जो क्रिएटर थे शो के, बट बहुत अच्छे से नहीं जानते थे, मिलना जुलना टाइप का नहीं थे। बट बिकॉज आई थिंक करण बिफोर बिकमिंग अ फिल्म मेकर वो फिल्म क्रिटिक थे, तो ऑब्वियसली सबको जानते ही होंगे बाय कैरेक्टर एंड नेम। तो इन्होंने ऑफर किया इनसाइड एज किया मैंने, इन लोगों को मेरा काम बहुत अच्छा लगा। तो एक दिन करण और मैं डिनर कर रहे थे, उसने बोला कि एक और शो कर रहा हूँ तो उसमें तू कर। मैंने कहा क्या है, क्या रहा है भाई, वो बिल्कुल वो तेरे लिए ही है वो कैरेक्टर, तो तू कर। मैंने कहा ठीक है। तो इनफैक्ट इसमें मिर्जापुर में मुझे बोला गया था ये मुन्ना करने के लिए, दे वर कंसिडरिंग फॉर मुन्ना। हाँ, ऑब्वियसली पंकज का बेटा तो नहीं लग सकता मैं, तो वो नहीं हो पाया, और वो अच्छा हुआ नहीं हुआ, क्योंकि उसके अंदर एक नई एनर्जी चाहिए थी, और मैं ये मुन्ना टाइप का जो मामला है ना वो इनसाइड एज में कर चुका था, तो रेपिटेटिव हो जाता है। सो आई एम ग्लैड, बट दे ऑफर्ड मी मौर्य, रामचरण मौर्य। आई थिंक दैट आई वाज लुकिंग फॉर समथिंग लाइक दैट, मैच्योर कॉप, बढ़िया था। तो ऐसे मिला था मिर्जापुर मुझे, तो इनसाइड एज में काम देख के, और बहुत अच्छा रिलेशनशिप भी बन गया था हम सबका, करण का, मेरा, गुरु का, बहुत मजा आया था मिर्जापुर में। मिर्जापुर में जो दुनिया दिखाई कि एक भौकाल है, एक आदमी है जो बहुत भौकाली है, कानपुर से रहे हो, पुराना यूपी, हकीकत में कभी कुछ ऐसा पाला पड़ा किसी बाहुबली टाइप इंसान से? बहुत यार, बाहुबली इंसान से क्या, बाहुबली बनने का तो एम्बिशन ही चल रहा था अपने ही अंदर, तभी तो निकाल दिया मेरी माँ ने वहां से। तो कैसे गैंग वैंग लेके चलने लगे थे क्या? गैंग वैंग नहीं, मतलब बेंट ऑफ माइंड ही वही हो गया था। वायलेंस वाज फन, कि होता है ना कि नॉर्मल अगर जब आप होते हो ना, तो किसी की चोट लग गई, गिर गया, किसी का माथा फूट गया, तो आदमी कंसर्न होकर भागता है, हेल्प करता है। तो हम लोग तो हंसते थे कि फूट गया तो सिर, यार बताओ यार, हेल्प भी कर देते थे, लेकिन कुछ हो इफेक्ट नहीं हो रहा था उससे, कुछ जो कि होना चाहिए था, क्योंकि आपके अराउंड ऐसा नहीं कि 24 घंटे ये सब चल रहा था, बट सब एक से बढ़कर एक थे ना यार, तो बात ही वैसे होती थी। ऊपर से मैं तो रहता था पुराने कानपुर में, तो वहां तो समझ रहे हो ना भाई, और पुराने नए से कोई मतलब नहीं था एक्चुअली, सब ऐसे ही थे वहां पे। हमारे स्कूल में भी भरे पड़े, स्कूल में ही कितनी गुंडागर्दी होती थी यार यूपी में। तो हाँ, तो थोड़ा उस तरफ जा रहा था कि इसको ही करियर बना लूं क्या। तो मेरी माँ ने कान पकड़ के निकाल दिया बाहर, दिल्ली जाती। वहां मेरे भी बाप बाहुबली मिले मुझे, जाट भाई। मतलब अब सुधर जाओ भाई, बहुत पिट हो गए तुम यहाँ पे। हाँ, तो या कुछ लड़ाई वड़ाई हुई थी? बहुत लड़ाई हुई यार, हाथ पैर टूटे, तोड़े, पिटे, पीटा। मतलब टिपिकल यूपी लड़के रहे हो आप। और क्या, तो और मतलब कैसे बच जाओगे उससे आप, मतलब अपने फॉर्मेटिव सालों में एक ऐसी जगह पे हो जहाँ पे सारा समय आपके आसपास यही चल रहा है, तो बचोगे कैसे उससे। मेरी माँ बेचारी ने बचपन में तो बहुत कोशिश करी होगी कि नहीं, घर से नीचे नहीं उतरो, मुझे याद है, जान नहीं देती थी, सड़क के लड़कों के साथ खेलने नहीं देती थी, और जितना मना करती थी उतने अच्छे लगते थे मुझे, कि मतलब घूम फिर रहे हैं सड़कों पे, ये खेल रहे हैं, वो खेल रहे हैं, चिल्ल पॉ मचा रहे हैं, हाँ वो कर रहे हैं। दुकानों की सीढ़ियों में बैठने का जो था ना मौज, दुकानें बंद होने के बाद, है ना, शाम को 8 बजे के बाद एक नई दुनिया निकलती थी कि सब दुकानें बंद हुई हैं, अब उनकी सीढ़ियों पे बैठे हैं, चाय चल रही है। बाकी गुटखा उटखा तो किंग है ही यूपी के लोग। मैं तो नहीं करा कभी, बट बहुत खाते थे सब लोग। तो हाँ, थोड़ा अभी तो फन लग रहा है, कभी कभी डेंजरस भी हो जाती है सिचुएशन। अच्छा निकल गया भाई, अभी इंटरव्यू दे रहा हूँ, पता चला कि निकल लिया होता अभी तक, ऊपर ही होता, दूसरा जन्म ले लिया होता अभी। अच्छा, इनसाइड एज का एक बड़ा कमाल का सीन है जहाँ पे सिद्धांत से मिलते हो आप, लिफ्ट वाला सीन है कि आजा, जात और औकात वाला जो सीन है, हकीकत में कभी कुछ वैसा किया या देखा? नहीं, सिर्फ जाति पे मुझे एक्चुअली आपको सच बताऊं, मुझे तो कभी भी ये सब जात वात तो स्कूल तक तो पता ही नहीं था कि होता है, ये क्या होता है।
ना कभी स्कूल में किसी बच्चे ने बात करी, ना कभी हमको किसी ने बताया, ना किसी ने ज्ञान दिया, ना कुछ दिया हमको। तो फिर जब थोड़ा बहुत ये सब कभी कभी इधर उधर लड़ाई झगड़े में पता चलने लग गया कि अच्छा ऐसा भी होता है क्या। मेरी मेरी नॉलेज में तो मुझे तो कभी किसी ने इस टाइप का कुछ ज्ञान नहीं दिया, ठीक है ना। और सब सारे किस्म के दोस्त यार थे, यू नो, जो कि अब कैटेगरीज में बटे हुए हैं, वो तो तब भी बटे हुए थे, बट सारे किस्म के लोग थे यार। हमने तो कभी ऐसा कुछ बोला ही नहीं किसी ने। नहीं, सिर्फ जात को लेके नहीं, बाकी होते ना रैगिंग टाइप वाली चीजें, कभी हुई रैगिंग हुई? रैगिंग तो मैं कॉलेज में करवाना चाहता था यार अपनी, तो करे ही नहीं वो लोग। तो मैं तो वो उस टाइम चल रहा था वो खलनायक वाला गाना, चोली के पीछे, बहुत फेमस था वो, है ना। और सब नाच रहे थे उस पे, सबको चुन्नी डाल डाल के नचवा रहे थे। तो मैं खड़ा हो गया कि कुछ तो करेगा मुझे, कुछ किया ही नहीं किसी ने। क्यों? पता नहीं। और फिर जो सीनियर थे वहां के, वही मेरे दोस्त बने। तो वो लोग थे फाइनल ईयर में, मैं था सेकंड ईयर में गया था। तो एक दिन उसने पूछा, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ अभी यार, हम लोग हमेशा साथ में घूमते रहते थे, हम 3-4 लोग थे और वो 3 सीनियर थे, मैं उनसे 1 साल जूनियर था कॉलेज में। तो मुझे तू पास आउट होकर क्या करेगा, ऐसा करके कुछ क्वेश्चन किया। तो मैंने कहा मेरा तो है ना अभी 1 साल और। तब तो उसको पता चला कि मैं फाइनल ईयर में नहीं हूँ। तो मैंने कहा यार, मैंने कहा मैं खड़ा रहता था तुम लोग के पास, तुम रैगिंग नहीं कर रहे थे। तो उसने ये बोला मुझे कि तू लगता ही नहीं, लग ही नहीं रहा था फ्रेशर हमको। पता नहीं ये जो आंखें हैं ना, इसकी वजह से है चक्कर। अच्छा, इससे नेगेटिव रोल्स निभाने में मदद मिलती है, जितनी चीजें देखी हैं, की हैं? भाई फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है ना, तो अभी मतलब जो लिख रहा है उसको भी कुछ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ही होगा ना, तभी तो लिख रहा है वो क्यों करते होंगे ऐसे लोग, जो करते होंगे यू नो नेगेटिव चीजें, वो समझ में आता है अच्छे से। वो जो पावर ट्रिप है ना इसकी, तो वो एक्सपीरियंस करी हुई है मैंने। वो जो उससे जो आपको फॉल्स पावर मिलता है ना अपने अंदर, डेमी गॉड काइंड ऑफ फीलिंग, वो पता है मुझे अच्छी तरह से क्या होती है वो फीलिंग। तो हाँ 100 यार। एक्टिंग में एक्टिंग क्या है, और यू आर एंड एनीवेज यू एज अ पर्सन आर अ सम ऑफ ऑल योर यू नो रेफरेंसेस ऑफ लाइफ। तजुर्बे ही हैं। हाँ एक्टिंग जो है वो यही है, जितना तुम देखोगे जिंदगी को उतना अच्छा कर पाओगे, you know? वरना जो नहीं देखा है वो करना है अगर एज एन एक्टर, तो फिर उसका एक्सपीरियंस तजुर्बा लेना पड़ेगा, किसी से सीखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल कि मतलब तुमको तलवारबाजी करनी है तो सीखनी पड़ेगी ना, वो ऐसे थोड़ी ना हाथ में पकड़ के तलवारबाजी करने लग जाओगे। तो वही है, कॉमन सेंस है कि तो जो कर पा रहे हो तो या तो तुमने एक्सपीरियंस किया हुआ हो, या फिर तुम सीखो उसको। और कभी तो कोई कोई तरीका ही कैरेक्टर आप नहीं। पे भारी पड़ गया कि वो इतना उसमें घुस गए हो, या लोग उस चीज से रिलेट करने लगे हो कि कोई नेगेटिव कैरेक्टर प्ले किया? यार हकीकत में पता आके क्या बोल रहे है, हो ये कि सब वैसे ही हो ये क्या? सब घुसना घुसना तो नहीं पता मुझे कि मैं घुस गया हूँ कि कैरेक्टर घुस गया है। जब आप कोई चीज करते हो तो वो आप ही कर रहे हो ना, तो वो कुछ ना कुछ। लेकिन अब जैसे मैं ब्रिजेश भान कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो अगर अगर मैं वो कैरेक्टर कर रहा हूँ तो मैं कुछ खोला ना मैंने अपने अंदर से, वरना वो जो कर रहा हूँ गंदगी स्क्रीन पे मैं, वो कैसे करूँगा मैं। तो बंद नहीं होता कभी, क्योंकि आपने अपने अंदर एक नई चीज एक्सप्लोर कर ली है ना। और जब वो आप एक्सप्लोर करते हो तब ऐसा तो है नहीं कि अब उसको भूल जाओगे, आप अपने दिमाग को बोलोगे अब इसको इरेज कर दो। ऐसा ऐसा कोई बटन नहीं, वो आपके अंदर ही रहता है। तो हाँ, तो तुझे क्या लगता है ये जितने भी अच्छे एक्टर हैं आधे क्रैक हैं सबके सब? इसीलिए है ना भाई, कि जो चीजें, जो दरवाजे ताले नहीं खुलने चाहिए थे वो खुल चुके वो हैं। खुल चुके हैं। हंसाना मेरे लिए मुश्किल नहीं है, मुझे हंसने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। और मुझे हंसने में भी, रोने में भी। अगर मुझे वहां हंसी तक पहुंचना है ना, हंसी तो चलो फिर भी ठीक ठाक हो जाता है उसी टाइम पे स्पॉन्टेनियसली, रोने में बड़ी प्रॉब्लम है हंसने से ज्यादा। और इस फिल्म में तो भाई बहुत ही अच्छा रोया हूँ, तो अब खुद ही पीठ थपथपा दी थी मैंने अपनी। बट उस इसीलिए वो रोना भी वो इसीलिए आया कि क्या है ना, हमारे यहाँ पे नहीं यार, हम लोग जब भी काम करते हैं ना, तो सब लोग ना, और स्पेशली अभी हाल फिलहाल में इतना काम हो गया था अवेलेबल सबके लिए ही, कि कोई इधर काम कर रहा है, फिर कोई उधर काम कर रहा है, फिर इधर भाग रहा है, फिर उधर भाग रहा है, तो वो जमता नहीं है यार वो ना ठीक से। वो एक काम को अगर फोकस करके नहीं करोगे तो फिर वो जो एक्सप्लोर कर सकते थे बहुत मुश्किल है वो हो पाना। इसीलिए ये फिल्म मैजिकल है ये, कि वो जो 30-35 दिन इसी में ही था ना इंसान, तभी बनती है कोई स्पेशल चीज, यू नो। प्लस मेरा क्या है कि कैरेक्टर्स ज्यादा किए मैंने अभी तक, हाँ।
चाहे वो लीडिंग कैरेक्टर्स ही हों, तो कभी 5 दिन किया, फिर भाग के किसी और शूट पे चले गए, फिर वहाँ 5-6 दिन किया, फिर कहीं और चले गए, फिर यहाँ वापस आ गए। तो आने जाने में ही हो जाता है गुम हो कहीं। बट ये तिकड़म में यही चीज़ कमाल की हुई। तो मैं अभी रेड की भी शूट कर रहा था मैं, तो मैंने बीच में कुछ काम नहीं किया, भले ही जितने मर्जी गैप हो दिनों का, यही करूँगा। तो रेड में भी बड़ा सुख मिला काम करने में। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, बहुत सारे ना टीवी एक्टर्स हैं जिनको ये लगता है कि मेरे नाम के आगे टीवी एक्टर मत लगाओ, वो फोन करते हैं, मैसेजेस करते हैं कि हमें बॉलीवुड एक्टर लिख दो या हमारे काम को बॉलीवुड में बॉलीवुड एक्टर भी क्यों लिखना है, बॉलीवुड क्यों जो लिखना हाँ है? जो उनका रेफरेंस आता ये है भी वो बड़ी ये परेशान कर देने वाली अब बात। आपकी जब भी जिक्र होता है तो आता है ओटीटी फेम। आपके कैरेक्टर्स जितने रहे हैं, तारीफें मिली हैं, चर्चा हुई है या रिकॉग्नाइजेशन मिला, ओटीटी से मिला है, आपको ये खटकता है? भाई अभी वो कुछ भाई साहब ने दिखाया था कुछ न्यूज़पेपर आर्टिकल, उसमें सयाल की जगह सियाल लिखा है, तो क्या बदल गया क्या मैं? हो गया कुछ स्पेलिंग मिस्टेक, क्या फर्क पड़ता है उससे? आपको जो भी बोलना है मेरे बारे में सोचना है, आप पूरे शौक से सोचिए। मजा ये है कि आप कम से कम सोच तो रहे मेरे बारे में, मुझे क्या इशू है उससे? तो आपके सोचने, बोलने, कहने, लिखने से थोड़ी ना कुछ मैं बदल जाऊंगा यार, या मेरा एग्जिस्टेंस ही चेंज हो जाएगा। तो ये इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए इन सब चीजों को। रिव्यूज वगैरह का फर्क पड़ता है? सोचते हो नहीं सोचते हो? पढ़ता ही नहीं, पढ़ा ही नहीं है सालों से एक भी रिव्यू, क्या करना? अरे मुझे खुद ही पता है कि ये फिल्म खराब है या मैंने खराब काम किया, तो आप क्यों अब मेरे को बता दोगे? आप जब मुझे तो ऐसा लगता है इनफैक्ट कि आप मुझे अगर 90% चीजें, मैं ऐसे ही हम्बल और ह्यूमिलिटी के चक्कर में नहीं बोल रहा हूँ, 90% तो काम ही नहीं देखे मैंने अपने। क्यों? क्योंकि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं हो काम देखने, मुझे मतलब पता अपनी है प्रोजेक्ट बना दिया, फिल्म सीरीज जो हाँ, भी है उसका देखते नहीं हो? आगे बढ़ो भाई, नेक्स्ट। वो तो डबिंग वबिंग में कभी इधर उधर कभी कुछ देखना पड़ जाता है तो देख लेता हूँ। एड जब कर रहा था तो उसमें तो वीओ करना था, तो मैंने बोला ये चलाओ ही मत, मैं ऐसे ही कर देता हूँ वीओ। मुझे ड्यूरेशन बता दो ऐड का कितना, देखता ही नहीं था मैं ना, मुझे कोई इंटरेस्ट देखने, करप्ट कर देता है यार वो। क्योंकि आप अपना एक्टिंग स्किल्स नहीं देख रहे होते उसके अंदर, ना आप वो फिल्म या सीरीज देख रहे होते, ना तो आपको दूसरे लोग दिखते हैं, आपको दिखते आप ही हो, ठीक है ना? फिर उसमें कमियां दिखती हैं, और वो इतनी इडियोटिक चीजें दिखती हैं, कह रहे यार बात करते मुंह कैसे हो गया यार, इसको अगली बार से ऐसे नहीं बनाऊंगा, फिर ये बाल इधर लट कैसे गिर गई यार, ये अगली बार से ध्यान रखूंगा। थोड़ी ना आप मतलब वही फिल्म या सीरीज दोबारा करने वाले हो कि उससे कुछ सीख जाओगे तुम, क्योंकि तुमने जब किया है कुछ काम तो वो तुमको पता है कि अच्छा किया कि बुरा किया, और बुरे पे मतलब रुक क्यों गए तुम? एक और टेक करते, 20 टेक करते, अगर 19 में नहीं हुआ तो वो तो है ना तुम्हारे पास राइट करने का। तो क्यों देखें फिर, क्यों देखना है, और रिव्यू क्यों पढ़ने हैं यार? कोई आता है कि रिव्यू अच्छा करवा देंगे, पैसे दे दो, एजेंट वाली जो चीजें आजकल बहुत चल रही ऐसे हैं? लोग नहीं आते मेरे पास, इस टाइप की बातें नहीं कर सकता मुझसे कोई आया कभी, किसी को डांटा फटकारा? नहीं, हाँ। ये सब बड़े ज्ञान दिए जाते थे पहले पहले हाँ। इनिशियली कि अरे तुम यार बहुत ज्यादा वो मतलब मॉरलिटी में चले जाते हो, उसमें चले जाते हो, थोड़ा करना पड़ता है। मैं कुछ नहीं करूंगा, कुछ नहीं होगा ये, क्योंकि ये मेरे लिए ये टेस्ट ऑफ फेथ है जो मैं कर रहा हूँ अभी, कि ये मेरे लिए टेस्ट ऑफ फेथ है कि ये ओरिजिनली ऑर्गेनिकली कहाँ तक पहुंचा जा सकता है इससे। कोई ये थोड़ी एक्टर इसलिए थोड़ी ना बने थे कि मतलब एक दिन शीश महल खरीदूंगा, है ना, इतनी लंबी गाड़ी खरीदूंगा जो मतलब इस कमरे से उस कमरे तक मतलब पहुंच जाए, और ऐसा घर खरीदूंगा जो कि बेडरूम के सामने ही दरवाजा खुलता हो गाड़ी में बैठ के। ये सब थोड़ी ना था, एक्टिंग करनी है ना यार। अच्छा, रिव्यूज नहीं, सोशल मीडिया वाले आते हैं आजकल, क्योंकि बहुत लोगों से बात होती है, बोलते हैं कि फॉलोअर्स के हिसाब से काम मिल रहा है ना ये। मैं सच बता रहा हूँ, इस फिल्म से स्टार्ट करा मैंने ये सब, क्योंकि ये बहुत मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट और स्पेशल फिल्म है, मेरे लिए नहीं, सबके लिए जो भी इन्वॉल्व थे, ये इंडस्ट्री के लिए भी बहुत स्पेशल फिल्म है। और तो मैं ज्यादा से ज्यादा पीआर करवा रहा हूँ और हेल्प ले रहा हूँ पीआर की। और अभी मुझे एक्चुअली पता चल रहा है कि पीआर एक हेल्प होती है, वो मतलब कोई वो नहीं है, आप अपने तरीके से भी कर सकते हो, उसमें फुहड़ता करने की जरूरत नहीं है आपको। अग्री। और कम से कम इतना तो मेरा वो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी की, अगर कुछ अच्छा है और लोगों को देखना चाहिए तो उन तक पहुंचे तो वो बात, तो मैं इस तरीके से यूज कर रहा हूँ।
और सोशल मीडिया में बहुत बहुत वीक हूँ यार, बहुत कमजोर हूँ, मुझसे होता ही नहीं है वो। बट सीख रहा हूँ यार, अभी ये एक नई चीज सीख रहा हूँ मैं, देखता हूँ मतलब सीख के क्या ज्ञान प्राप्त होता है इससे, बट ट्राई कर रहा हूँ। तिकड़म का जिक्र किया, बहुत खूबसूरत फिल्म है, आपने बोला अब आप इसको प्रमोट करने के उसमें हो कि बहुत खूबसूरत फिल्म है, लोग देखें नहीं देखें। कुछ पहले प्रोजेक्ट्स हमने देखे हैं जहां पे जिसको प्रमोट करने के लिए अमूमन पूरा बॉलीवुड उमड़ पड़ता है, सब अपनी रील्स पे डाल रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। आपको लगता है उन चीजों को प्रमोट करने का भी एक स्पेसिफिक लेवल है या स्टैंडर्ड है कि अगर फलाना फलाना की फिल्म है तो लोग आएंगे? एक बात बताऊं आपको, मैं आई थिंक बड़ा लकी हूँ इस मामले में, ब्लेस्ड हूँ इन सेंस कि जो भी प्रोजेक्ट मैंने किया है अभी तक मोस्टली यू नो अच्छा स्टैंडर्ड मेंटेन किया सबने उसका, यू नो vis-a-vis in reference to the quality of the content, vis-a-vis मार्केटिंग स्टैंडर्ड्स, यू नो। तो मुझे ऐसा कभी जितने भी काम किए उसमें कभी ऐसा लगा नहीं कि कोई फूहड़ता होगी उसके अंदर, कि मतलब ऐसी चीजें करवा रहे हो। जैसे मुझे थोड़ा सा इरिटेट करता है सब इंटरव्यू के बाद, तुम मत करवाना अभी, आपको बोल रहा हूँ, जो गेम खेलने लग जाते हैं ना। मैं सिर्फ बातचीत करने बैठा हूँ, मेरे को गेम्स कोई नहीं खेलने। हाँ, मुझसे होता ही नहीं है भाई वो, लेकिन उसकी भी मैं कोशिश कर रहा हूँ आजकल, ट्राई कर रहा हूँ। और मैं इसलिए कर रहा हूँ नई नई चीजें ट्राई कि कहीं मतलब मेंटली बुढ़ा ना होता हूँ ठीक है। जेन जी को जानना भी बहुत जरूरी है कि क्या चल रहा है इन लोगों के दिमाग में। बट हाँ, आई थिंक फिल्मोग्राफी के हिसाब से ना मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ यार इसमें। जो भी किया अच्छा ही किया, इतना बुरा कुछ नहीं किया अभी तक। आपकी फिल्मोग्राफी की बात करूंगा, कुछ लोगों के बारे में आपसे जानना चाहूंगा। उससे पहले सिनेमा पे आपकी एक राय चाहूंगा। अभी हाल ही में अरशद वारसी ने एक इंटरव्यू किया, उसमें कल्कि का जिक्र हुआ और बोल दिया कि प्रभास तो जोकर लग रहे हैं। अब उसका इफेक्ट क्या हुआ कि साउथ इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग अरशद के खिलाफ ट्वीट, पोस्ट वगैरह जो भी अपनी बात रख रहे हैं, बट अरशद के फेवर में कह दूं या उनके सपोर्ट में या उनकी बात को लेके यहाँ कोई स्टैंड नहीं ले रहा है। तो वो एक हिंदी इंडस्ट्री की यूनिटी वाली चीज, उस पे कुछ रिएक्शन या आपने देखी कल की? ये बहुत ही, मुझे लगता है ये बहुत ही गलत बात है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की यूनिटी विज़-आ-विज़ साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की यूनिटी, कुछ नहीं, कोई लोग कुछ नहीं कह रहे हैं। वो अरशद भाई का आप इंटरव्यू पूरा देखो, ठीक है ना, तो क्या है वो, मुझे लग रहा है थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट दिखा दिया वो, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा था। उसके बाद के जो उन्होंने बात बोली वो उसके कॉन्टेक्स्ट में देखो उसको। और हैविंग सेड दैट, ये भी होना चाहिए कि थोड़ा सा, अरे यार अरशद वारसी बहुत ही वैसे हैं, बेबाक, हरपन मौला उस टाइप के आदमी हैं, ठीक है ना। अभी ये छोटी छोटी बातों को पकड़ के आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट करके ये सब हंगामा अगर मच रहा है तो मतलब इट्स वेरी सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स। और फिर ये सब डिस्कशन चालू हो गया साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री और नॉर्थ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, ऐसा थोड़ी ना होता है यार। उन्होंने थोड़ी ना ऐसा बोला कि क्योंकि वो साउथ फिल्म इंडस्ट्री में इसलिए वो जोकर है, और जोकर नहीं बोला उन्होंने। मैं वो उनका जो जिस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बोला ना, मैं नहीं बोलूंगा, लोगों को खुद देखना चाहिए, यू नो, कि आप अभी क्या हो रहा है ना, बहुत इसीलिए यही प्रॉब्लम है यार कि ये आप रील देखते हो कोई ना, तो उसमें एक छोटा सेगमेंट आता है। खैर मैंने पूरा इंटरव्यू देखा है। हाँ, तो वो छोटा सेगमेंट आता है, ठीक है ना, मैं लोगों की बात कर रहा हूँ। छोटा सेगमेंट आता है, उसको देख के मतलब ओपिनियन फॉर्म हो रहा है। नहीं होना चाहिए यार, ये डेंजरस सिचुएशन है, क्योंकि कोई कुछ भी डाल सकता है ऐसे, तो यू नो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कुछ भी डाल सकता है वो। अभी मान लो कि कुछ न्यूज चल रही है और मैंने कुछ और बोला है किसी और चीज के बारे में, वहां से क्लिप उठा के इससे जोड़ दी, इस रेफरेंस में डाल दिया, ये तो हो गया आप यार, ऐसे तो बच ही नहीं सकते, ऐसे तो कांड ही मचते रहेंगे। नहीं होना चाहिए, वो गलत बात है। और मुझे ये बहुत मतलब बहुत दिल टूटता है मेरा, ये सब ये डिफरेंसेस की जो ये नया इन्होंने कांड शुरू कर दिया था बीच में। साउथ इंडिया की इंडस्ट्री अलग है और ये नॉर्थ की अलग है, बट उसका सब एक्टर है यार। बट उसका एक ये भी तो है ना, जैसे दूसरा अगर मैं पहलू बोलूं कि ऋषभ शेट्टी, कांतारा वाले एक्टर, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि बॉलीवुड हिंदी फिल्मों की वजह से ग्लोबली इंडिया की इमेज खराब हो रही है। तो वो ठीक तो कर रहे हैं, वहां अपने साउथ से जो फिल्में आ रही हैं वो ठीक कर रहे हैं इमेज, ठीक है ना, तो आप ठीक करते रहो, इनको खराब करने दो, आप ठीक कर दो। आपको लग रहा है कि बॉलीवुड से एक्चुअली में चीजें खराब हो रही हैं? यार हमेशा होता है ये। एक बात बताओ, अभी एक सर्टेन लेवल पे काम चल रहा था, ठीक है ना, एक सर्टेन लेवल पे काम चल रहा था। अपने ओटीटी की बात कर लो, वो इतना होने लग गया, इतना ज्यादा होने लग गया
कि अभी अपने आप ही इंडस्ट्री उसमें चलेगी ना, थोड़ा कि ब्रेक लगा दिया, हाँ, कि अभी एक बार फिर से रीअसेस करते हैं कि क्या हो रहा है, इतना ज्यादा क्यों हो रहा है, क्यों इतना मतलब अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, या ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा है, ओवर एक क्या था कि आपको यू हैव टू स्टेप बैक लिटिल, टू सी ऑब्जेक्टिवली कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी में, हर बिजनेस में, हर जगह पे यही होता है। एक एक बूम के बाद स्टॉक मार्केट में भी यही होता है, तो वही चलता रहता है यार, उसमें इतनी क्या विशेष टिप्पणियां करते रहते हैं लोग, मुझे तो समझ नहीं आता। जो चला रहे हैं ना इंडस्ट्री, वो अपने आप समझ जाएंगे, वो उनको भी अकल है, वो ऐसे थोड़ी ना चले जा रहे हैं सालों से। हाँ, तो हो गया होगा कुछ, तो अभी वो ठीक कर लेंगे उसको, उसमें क्या है। ओटीटी पे सेंसरशिप होना चाहिए। आपने बोला जैसे ओटीटी की बात करें तो इतनी सारी चीजें हो रही हैं, गाली गलौच हो रही हैं, सीन्स बहुत सारे ऐसे हो जाते हैं, लगता है सेंसरशिप आना चाहिए उस पे भी। पता नहीं आना चाहिए नहीं आना चाहिए, लेकिन ये जरूर है कि मुझे बस इसमें इसका एक ही जवाब है मेरे पास, कि आप अपनी कहानी इससे पे सच बोलिए, ठीक है ना। ये जबरदस्ती का इम्पैक्ट देने के लिए गाली गलौज का यूज करना जो है वो ठीक नहीं है, और एक अपनी खुद की पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। लेकिन हु एम आई टू पुट फिंगर ऑन एनीवन एल्सेस क्रिएटिविटी, पब्लिक डिसाइड करेगी ना। ये सारा टाइम जो है ना, ये सब इंडस्ट्री के ऊपर जो डाल दिया जाता है ना, कि तुमको ऐसे करना चाहिए, तुमको ऐसे करना चाहिए, ठीक है। तो अभी तो अब जो घर में अगर बच्चे देख पा रहे हैं, तो फिर पेरेंट्स का क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। अभी आप बच्चे को स्कूल में भेजते हो, बच्चा स्कूल में कुछ सीख रहा है, वो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, टीचर अच्छा सिखा रही है बुरा सिखा रही है, अगर बच्चा वो वही अच्छा बुरा घर में कर रहा है, तो फिर वो माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यू नो दोनों तरफ से बचती है ना ताली भाई, है ना। तो पिक्चरें तो बनेंगी, सोसाइटी में लोग गाली गलौज भी करेंगे, आप अभी निकल जाओ सड़क पे, 4 गालियां सुनाई दे जाएंगी आपको, यू नो तो आपके साथ बच्चा हो तो आप उसको तुरंत उसी टाइम सिखा सकते हो। ये बहुत सब्जेक्टिव चीजें हैं यार, ये इसका कोई जवाब नहीं है एक ठीक, वो तो ये चर्निंग में ही रहेगा हमेशा, कभी बंद थोड़ी ना होगा। बातचीत के आखिर में आपसे जानना चाहेंगे आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स और कहाँ क्या कब हम आपको देख पाएंगे। यार एक सीरीज है नागेश कुकनूर जी के साथ करी थी, वो आनी चाहिए, अब ये सब मुझे नहीं पता कि कब आएगी वो। एक नाम धर्म फाइनल हुआ उसका कुछ अभी? नाम पता नहीं अभी हुआ है कि नहीं हुआ, इसलिए मैं मेंशन ही नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं फिर एक धर्मा के लिए फिल्म करी थी, उसमें स्पेशल अपीयरेंस किया, बहुत अच्छी फिल्म है वो। उसमें अक्षय पाजी हैं और माधवन है, और रेटू, फिर परेश भाई के साथ एक कॉमेडी फिल्म करी मैंने, वो भी जियो के पास ही है, तो वो पता नहीं शायद जल्दी रिलीज करेंगे वो भी। तो परेश भाई मैं लीड में है उसमें। ये 4-5 चीजें हैं, ये आनी चाहिए, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और सारी बातचीत के लिए। नमस्कार, मेरा नाम अमित सियाल है और आप मुझे देख रहे हैं बॉलीवुड बबल।